नमस्कार, मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा संदेश जो 2500 साल पहले चला हो और आज भी उतना ही असरदार हो? बुद्ध का वही करुणा और शांति का संदेश जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचा, आज वही बौद्ध धरोहर नए दौर में फिर से लोगों को जोड़ रही है। यात्राओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और युवाओं की भागीदारी के जरिए आइए देखते हैं कैसे यह पुरानी विरासत आज भी लोगों को जोड़ रही है। बोध गया में कदम रखते ही जैसे दुनिया की भागदौड़ एक पल को थम जाती है। महाबोधि मंदिर के आसपास मंत्रों की गूंज, ध्यान में लीन साधक और हवा में घुली शांति पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यहाँ दुनिया भर से युवा और श्रद्धालु आत्मिक शांति की तलाश में पहुँचते हैं। गौतम बुद्ध का करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश आज भी भारत के युवाओं के साथ साथ दुनिया के कोने-कोने से आने वाले आगंतुकों को नई दिशा और आत्मबोध की प्रेरणा देता है। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों में 4 आर्य सत्यों में से सबसे पहला है दुख आर्य सत्य। तो ये समझना हमारे जो जल्दी है, जो न्यू पीढ़ी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे अनुभवहीन लोग ये समझते हैं कि जीवन जो है वो दुख से क्या कहते हैं मुक्त होना चाहिए, मगर ये एक उनकी सिर्फ एक काल्पनिक सोच है। जीवन दुख से मुक्त हो नहीं सकता है। भगवान बुद्ध का संदेश आज पूरी दुनिया में नई चेतना के साथ फैल रहा है और यही आध्यात्मिक धरोहर आधुनिक दौर में भारत की वैश्विक पहचान को नई मजबूती दे रही है। इसी विरासत को आधार बनाकर भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति और सॉफ्ट पावर कूटनीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है ताकि दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध और सुदृढ़ हो सके। मंगोलिया, श्रीलंका, थाईलैंड और जापान जैसे बौद्ध परंपरा से जुड़े देशों के साथ साझा आध्यात्मिक विरासत भारत को सांस्कृतिक, पर्यटन और रणनीतिक स्तर पर और अधिक करीब ला रही है, जहां आस्था, संवाद और सहयोग एक नई दिशा गढ़ रहे हैं। Mongolian India has a long history, rich history. The history of Mongolian India relation starts in the first century of the Huns. There are a lot of evidence showing that Mongols and Indians used to travel to each other crossing Himalayas. One of the examples is the Mongols used to study at the Nalanda University, which is more than 2,500 years ago. And there are a lot of linkages between our two countries. Our people have a lot of commons in our culture, history, tradition, customs. And of course, one of the important pillars of our bilateral relations is Buddhism. वैसे भी सिर्फ मंगोलिया ही नहीं है, जितने भी बौद्ध देश हैं वो भारत को एक आस्था की दृष्टि से देखते हैं और भारत के प्रति उनके अंदर श्रद्धा होती है। एक देश के प्रति श्रद्धा होना अपने आप में एक विशेष चीज है। भारत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का संरक्षक है और हाल के वर्षों में इन्हें मंगोलिया, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे बौद्ध देशों में प्रदर्शित किया गया है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का सशक्त उदाहरण है। इन अवशेष यात्राओं के माध्यम से भारत ने साझा आध्यात्मिक विरासत को पुनः जीवंत किया है, जिससे बौद्ध परंपरा से जुड़े देशों के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध और गहरे हुए हैं। ये पहल दिखाती है कि भारत आस्था को संवाद और सहयोग का माध्यम बनाकर वैश्विक स्तर पर अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। We used to take the holy relics probably once to a particular country, but last year in 2025 we took the holy relics to 3 countries back to back, and that shows the demand and the fondness of people to be blessed by the holy relics. आज जब दुनिया संघर्ष और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, तब बुद्ध की करुणा और शांति का संदेश भारत को वैश्विक मंच पर एक नैतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। बौद्ध धरोहर केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य को जोड़ने वाला सशक्त सेतु बन चुकी है। मुंबई की रफ्तार तेज है, बहुत तेज, जहां फूड डिलीवरी एप्स के जरिए खाना कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है।
वहीं दूसरी तरफ 135 साल पुरानी व्यवस्था आज भी उतनी ही सटीक चल रही है, जो है मुंबई के डब्बा वाले। बिना बारकोड, बिना हाईटेक सिस्टम के घर का बना खाना पूरे शहर में समय पर पहुंचाते आ रहे हैं। सिर्फ अनुशासन, टीम वर्क और पक्की टाइमिंग। चलिए मिलते हैं मुंबई के उन्हीं डब्बा वालों से जो आज भी भरोसे की डिलीवरी करते हैं। मुंबई की रफ्तार अलग ही है। यहाँ हर मिनट की कीमत है। लोकल ट्रेनें दौड़ती हैं और लोग समय से पहले पहुंचने की होड़ में रहते हैं। इसी रफ्तार के बीच 135 साल से एक शांत लेकिन सटीक नेटवर्क काम कर रहे हैं मुंबई के डब्बा वाले। सफेद कुर्ता पायजामा, गांधी टोपी और रेलवे स्टेशन पर रंगों से लिखे कोड। न कोई ऐप, न कोई स्कैनर, सिर्फ टीम वर्क, भरोसा और कमाल की टाइमिंग। ये लोग सिर्फ टिफिन नहीं पहुंचाते, ये भरोसा पहुंचाते हैं और साबित करते हैं कि असली ताकत दिखावे से नहीं, लगातार मेहनत से बनती है। चेन सिस्टम में काम होता है। ये हर एक जगह पे, हर एक पूरे बम्बई में हर एक कोने तक आदमी पहुंचता है। ये जो खाना आता है ये आपके घर से ही आता है, होम टू ऑफिस ऐसे ही डिलीवरी होता है। हर एक के घर से लेना है, हर एक के ऑफिस में पहुंचाना है। ऑल ओवर बम्बई में किसी भी कोने में हो, ये पहुंचाया जाता है। हर टिफिन की कहानी एक साधारण रसोई से शुरू होती है। घर की खुशबू और अपनेपन का स्वाद। वहीं से शुरू होती है एक छोटी सी यात्रा। लकड़ी की बड़ी गाड़ी में करीने से रखे स्टील के डब्बे, फिर लोकल ट्रेन, फिर साइकिल और गली से दफ्तर तक, बिल्कुल सही समय पर। जब कोई कर्मचारी अपना टिफिन खोलता है, उसे सिर्फ खाना नहीं मिलता, उसे घर की याद मिलती है, कुछ मिनटों की राहत मिलती है। मुंबई की भागती जिंदगी में ये छोटा सा ठहराव है। मैं डब्बे वालों को बहुत पहले से जानता था और ये सर्विस भी बहुत पुरानी है, 130 साल पुरानी। और यहाँ पे उनसे ट्रस्ट करने का ये रीज़न है कि उनका जो टाइम शेड्यूल है उसी हिसाब से उनका चलता है। ऑन टाइम डिलीवरी हो जाती है, जो टाइम बोलते हैं वो टाइम पे वो पहुँच जाते हैं। आज का दौर ऑनलाइन फूड एप्स का है, लेकिन मुंबई डब्बा वाला संगठन ने खुद को समय के साथ अपडेट किया है। करीब 1200 से ज्यादा डब्बा वाले रोज 2 लाख से अधिक टिफिन पहुंचाते हैं और अब इस परंपरा के पीछे एक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम भी है। ऑफिशियल वेबसाइट, ऑनलाइन पूछताछ, ग्राहकों का डेटा मैनेजमेंट और बेहतर लॉजिस्टिक्स समन्वय, यानी बाहर से वही सादगी लेकिन अंदर से स्मार्ट बैकएंड। रंग कोड वाला पुराना सिस्टम आज भी जस का तस है, बस उसे सपोर्ट कर रही है नई तकनीक। यही है असली संगम अनुभव और इनोवेशन का। इसमें कुछ रूल्स और जो रूल्स है पहले से जो हमारे पूर्वजों ने जो रखा था उसका ही फॉलोअप करते हम लोग आ रहे। इसके लिए ये संगठन 135 साल तक चलते आ रहा है। और रूल्स कुछ ऐसे है कि टोपी नहीं पहनेगा तो फाइन रहता है, या कुछ मिसयूज हो जाएगा तो उसके लिए फाइन रहता है। भाई सामान्य आदमी जब भी कम आमदनी में काम करता है तो उसके गलती के कारण जब भी वो पैसा कट हो जाता है तो उसकी जानकारी उसको रहती है। वो हिसाब से हमारे जो सिस्टम में काम करने के लिए जो हमारे लोग काम करते हैं, ये सब रूल्स का जो भी रूल्स है ये सब रूल्स को वो फॉलोअप करते हैं और उसकी वजह से हमारा ये काम आज तक अच्छी तरह से चलते आ रहा है। जब शहर हाईटेक भविष्य की तरफ दौड़ रहा है, तब मुंबई डब्बा वाला संगठन हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है। हर इनोवेशन सिर्फ मशीनों और कोड से नहीं बनता। कुछ इनोवेशन इंसानों के भरोसे, मेहनत और एक वादे से बनते हैं। वादे से कि आपका खाना हर हाल में बिल्कुल समय पर पहुंचेगा। और शायद यही कहानी युवाओं के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। भविष्य बनाने के लिए नई तकनीक जरूरी है, लेकिन जड़ें मजबूत हों तो ही उड़ान लंबी होती है। जब नदियां गंदगी और लापरवाही की वजह से सूखने लगती हैं तो सबसे ज्यादा असर लोगों पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चंद्रावल नदी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन लोगों और प्रशासन की कोशिशों से यह नदी फिर से बहने लगी। आइए देखते हैं चंद्रावल नदी के फिर से जिंदा होने की कहानी।
बुंदेलखंड के दिल में बसा हमीरपुर अपने उपजाऊ मैदानों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता है। जमुना और बेतवा जैसी प्रमुख नदियों से समृद्ध ये जिला अब चंद्रावल नदी के पुनर्जीवन का साक्षी बन रहा है। महोबा के चंदऊ गांव से उत्पन्न होकर केन नदी में मिलने वाली 68 किलोमीटर लंबी ये नदी कभी गंदे नाले में तब्दील हो चुकी थी। मिशन जलोदय और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता से इसके पुनर्जीवन का कार्य किया। आज चंद्रावल नदी साफ, निर्मल और जीवंत रूप में बह रही है। 2 दर्जन से अधिक गांव में जीवन को फिर से संजीवनी दे रही है। ये प्रमाण है कि सामूहिक प्रयास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस रिवर को हम लोग ने 19 पैचेस में डिवाइड किया और इस पूरे पैचेस में जन सहभागिता और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट किया। प्रत्येक सेक्टर के अंदर कई सारे जो हमारे ऑफिसर्स भी हम लोग ने लगाए और 15 दिन के अंदर एक विस्तृत कार्य योजना हम लोग ने तैयार की और पूरी नदी का हम लोग ने रिजुवनेशन करवाया। कई महीनों की समर्पित और निरंतर कोशिशों के बाद चंद्रावल नदी दिसंबर 2025 में पुनर्जीवित हुई। आज ये नई ऊर्जा और स्वच्छता के साथ बह रही है और इसके तटों पर बसे समुदायों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। स्थानीय किसानों के लिए ये नदी एक सशक्त जीवन रेखा बन गई है। सिंचाई के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और फसल उत्पादन को सुदृढ़ करना। जो खेत कभी सूखे और संकट से जूझते थे, आज वो हरियाली से लहलहा रहे हैं और किसानों की नई उम्मीद नदी के चमकते जल की तरह स्पष्ट दिखाई दे रही है। कृषि के साथ साथ चंद्रावल अब गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी है, ये दर्शाते हुए कि प्रकृति का संरक्षण पूरे क्षेत्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया और इसके जल स्रोत खुल गए, इसका बहाव ठीक हो गया और आदमी खेती किसानी फसल भी तैयार कर सकता है गर्मी में, जैसे सब्जी है, मूंग है। और जिला अधिकारी द्वारा जो कार्य कराया गया माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जल शक्ति मंत्री के द्वारा, तो सब ये सराहनीय कार्य है। इस नदी से हमें बहुत लाभ है। मतलब पहले था तो इसका बहाव रुका था, चट्टानें थी तो सांकरी थी तो नदी का पानी सूख जाता था। जैसे हम लोगों को ज़रूरत थी पानी की या खेत की वजह से, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। अब ये नदी साफ होने से हम लोगों को बहुत लाभ है। मतलब हमारे जानवरों का भी मतलब पानी पीने से कोई मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है और खेतों में भी फसल हमारी अच्छे से हो सकती है। पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना से आगे चंद्रावल नदी अब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन के एक सशक्त केंद्र के रूप में उभर आई है। चंद्रावल आरती इसके तटों को एक जीवंत सामाजिक स्थल में परिवर्तित करती है, सामुदायिक संबंधों को सुदृढ़ बनाती है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है और लोगों तथा उनकी नदी के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करती है। हमारे यहाँ 2025 में मिशन जलोदय जो है जनपद हमीरपुर में स्टार्ट किया गया। तो मिशन जलोदय के तहत हमने जो है विभागीय प्रयासों से और इसके अलावा जन सहभागिता से तमाम जो है जलोदय के अंतर्गत वाटर कंजर्वेशन के काम किए। और सबसे बड़ा जो हमारा भगीरथ प्रयास हुआ वो हमारी जो चंद्रावल नदी है, जो हमारे जनपद में 68 किलोमीटर जो है प्रवाहित होती है, उसको हमने पूरा जो है साफ करके उसका जो प्रवाह क्षेत्र में जितना सिल्टेशन था उसको हटा के किनारे किया। चंद्रावल नदी अब सामूहिक सहभागिता और सतत विकास का एक जीवंत प्रतीक बन चुकी है। हरे भरे खेत, बढ़ी हुई फसल उपज और किसानों की नई उम्मीद ये स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि दूरदर्शिता, सुनियोजित प्रयास और मजबूत सामुदायिक सहयोग से फीकी पड़ चुकी चंद्रावल नदी को पुनः जीवन दान दिया जा सकता है। टैटू बनवाना आज फैशन है और स्टाइल है और कई युवाओं के लिए अपनी पहचान दिखाने का तरीका भी। लेकिन क्या आप जानते हैं टैटू की जड़ें हमारी अपनी परंपरा में भी है। छत्तीसगढ़ की एक जनजाति में इसे गोदना कहा जाता था। यह उनकी पहचान और संस्कृति का हिस्सा था। आइए देखते हैं कैसे आज वही गोदना नए स्टूडियो और नई सोच के साथ फिर से लौट रहा है। छत्तीसगढ़ की धरती
जहां कई जनजातीय समुदायों ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हीं में से एक है बैगा जनजाति। इनके लिए गोदना सिर्फ सजावट नहीं था, बल्कि जीवन का हिस्सा था। हर डिजाइन के पीछे एक कहानी, एक विश्वास और एक पहचान छुपी होती थी। आज जिसे हम मॉडर्न टैटू आर्ट कहते हैं, उसकी असली जड़ें इसी परंपरा में मिलती हैं, बस तरीका बदल गया है। ये हैं शैलेंद्र बंजारा। शैलेंद्र पारंपरिक गोदना कला को सिर्फ संजो नहीं रहे, बल्कि उसे नया जीवन दे रहे हैं। ये पुराने जनजातीय डिजाइनों को रिसर्च कर उन्हें मॉडर्न स्टाइल में ढालकर युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रहे हैं, ताकि परंपरा भी जिंदा रहे और नई पीढ़ी उससे जुड़ी भी रहे। जहाँ तक बात है टैटू और गोदने की, गोदना जो है वो टैटू का ही बेसिक जो इंडियन फॉर्म है, स्टार्टिंग फॉर्म है, जहाँ से टैटू इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, वो उसका एक नाम दिया जाता है गोदना। गोदने से ही जो इंडस्ट्री चालू हुई, हमारे इंडियंस जो ट्राइबल लोग थे वो इस पे काम करते थे, बनाते थे। जैसे आप इसका वर्णन आपको पुराने लिटरेचर पे भी मिलेगा। जैसे 64 कलाओं में कृष्णा जी का महारथ है बोला जाता है, उनमें से एक कला जो था वो अपना टैटू ही था। आज टैटू स्टूडियो सिर्फ डिजाइन बनाने की जगह नहीं है, ये क्रिएटिव स्पेस बन चुके हैं। युवा यहाँ अपने आइडिया लेकर आते हैं। कोई अपनी माँ के नाम का टैटू बनवाता है, कोई अपने सपनों का सिंबल, तो कोई ज्योमेट्रिक और मंडाला पैटर्न के जरिए अपनी सोच दिखाता है। अगर हुनर है, क्रिएटिविटी है और काम में ईमानदारी है, तो अच्छी कमाई भी संभव है। जो पहले गोदना बनाते थे उन लोग क्या है सर कि जैसे 10-5 रुपए जो भी उनको मिल जाए या फिर चावल आवाल लेके ऐसा टैटू बनाते थे और उनके टैटू में वो बात भी नहीं रहता था। बट आज के डेट में ऐसा है सर कि जैसे हम लोग टैटू बनवा रहे हैं, है ना, या बना रहे हैं, हम लोग आर्टिस्ट लोग की बात कर रहा हूँ, तो उन लोग को क्या है सर इसमें अच्छे से काम करने का ही मौका मिल रहा है ना। और कोई भी आर्टिस्ट आज के डेट में अगर अच्छा से काम कर रहा है और अच्छे से अपने काम में मतलब फिनिशिंग दे रहा है, 2-4 क्लाइंट अगर उसके पास अच्छे जुड़ गए हैं, तो सर वो गिरे से गिरे हालत में ऐसा है कि आज के डेट में 40 से 50 हज़ार रुपये कम से कम कमा सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फील्ड में लड़कियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। रायपुर और भिलाई जैसे शहरों में युवा महिला टैटू आर्टिस्ट अपनी अलग पहचान बना रही हैं। वो सिर्फ डिजाइन नहीं बना रही, बल्कि एक सुरक्षित और प्रोफेशनल माहौल भी दे रही हैं। आज टैटू इंडस्ट्री युवाओं के लिए एक मजबूत करियर ऑप्शन बन चुकी है। सोशल मीडिया ने इस कला को नई उड़ान दी है। डिजाइन अब गांव से निकलकर ट्रेंड बन रहे हैं। मेरे को टैटूइंग में कम से कम 3 साल हो गए हैं लगभग, और यहाँ मैं 2 साल से हूँ। आप जैसे टैटूइंग में जाते हैं तो निडल, खास करके निडल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इंक हो गया, इंक आप देखिए कि कैसा रहता है। इंक अच्छी कंपनी का इंक रहेगा तो अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारे हैं, ग्लव्स वगैरह हो गया, हाइजीन पूरा आप अपने सेटअप को कितना क्लीन रखते हैं। जैसे आपका क्लाइंट आया, वैसे ही दूसरे क्लाइंट जैसे बैठेंगे तो वो सेटअप पूरा क्लीन करना रहता है। आज के युवा अपने टैटू के डिजाइन खुद तय करते हैं और इसके लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल बन गया है। अब टैटू सिर्फ एक डिजाइन नहीं रहा, बल्कि व्यक्ति की सोच और पहचान का प्रतीक बन चुका है। इसके जरिए युवा अपनी फीलिंग्स और विचारों को अपनी त्वचा पर उकेर रहे हैं। सोशल मीडिया से ही प्रेरणा लेकर शुभम जैसे युवा इस आर्ट से जुड़ रहे हैं। मैं बहुत दिन से सुना था इनका रिव्यू, बहुत अच्छा था, तो मैं सोचा एक बार मैं भी ट्राई करूं। मेरा पहला टैटू है यहाँ और वो भी फुल हैंड में। अब यहाँ आके ना मैं छोटा सा बनाने के लिए आया था। अब इनका मैं प्रोफाइल वगैरह सब रिव्यू वगैरह देखा तो मेरे को अच्छा लगा, तो ना मैं पूरा डिज़ाइन ज्योमेट्रिकल, मंडाला, पोर्ट्रेट, तीनों डिज़ाइन एक ही टैटू में है मेरे। कवर्धा के घने जंगलों से निकलकर बैगा गोदना आज शहर के युवाओं की त्वचा पर एक नई और शानदार पहचान बन चुका है। युवा अब इन डिजाइन्स को इंटरनेट पर शेयर करके अपनी इस देसी कला को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र और जाली जैसे कलाकारों ने साबित कर दिया है कि हमारा इतिहास भी आज का सबसे बेहतरीन फैशन बन सकता है। आज की पीढ़ी के लिए ये शरीर पर बना कोई आम डिजाइन नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई जड़ों का एक खूबसूरत जश्न है। क्या आपको लगता है कि क्लासिकल डांस सिर्फ पुराने दौर की चीज है?
तो आज हम आपको लेकर चलते हैं ओडिशा, जहां आज भी युवा पूरी लगन से इस कला को सीख रहे हैं। इसमें उनका मार्गदर्शन कर रही हैं पद्मश्री से सम्मानित गुरु अरुणा मोहंती, जिनके मार्गदर्शन में परंपरा और जुनून साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओडिशा की इस धरती में कुछ खास है। यहाँ नृत्य सिर्फ स्टेप्स नहीं होता, ये एक एहसास होता है। ओडिसी एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो शरीर से शुरू होकर सीधे मन तक पहुंचता है। मंदिरों की दीवारों से निकलकर आज ये कला ग्लोबल स्टेज तक पहुंची है और इसकी वजह है वो लोग जो आज भी इसे पूरे दिल से जीते हैं। इसी समर्पण की एक पहचान है ओडिशा डांस एकेडमी और इस एकेडमी की आत्मा है श्रीमती अरुणा मोहंती, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ओडिसी को समझने, सिखाने और आगे बढ़ाने में लगा दिया। उनकी इसी साधना के लिए उन्हें देश का सम्मान पद्मश्री मिला। आज उनकी मेंटोरशिप में यंग टैलेंट्स सिर्फ स्टेप्स नहीं सीखते, वो इसे एक साधना की तरह अपनाते हैं। Odissi is a dance form which has got spiritual connotation to it. It tells you to go deeper inside to understand what you are, who you are, where you have come, how as a seeker you are seeking for the salvation. And all the dance form actually mean to say that, to self-realization. अक्सर कहा जाता है कि आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर हो रही है, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ और ही कहती है। यहाँ आने वाले युवा सिर्फ सीखना नहीं चाहते, वो अपनी संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं। यहाँ स्कूली छात्रों से लेकर कामकाजी प्रोफेशनल्स तक हर क्षेत्र के युवा अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर अभ्यास के लिए आते हैं, क्योंकि इनके लिए ओडिसी सिर्फ नृत्य नहीं, एक कनेक्शन है अपनी संस्कृति से। हम हिस्ट्री पढ़े हैं, एंथ्रो पढ़े हैं, साइकोलॉजी पढ़े हैं। वी गो बैक इन आवर स्क्रिप्चर्स, बहुत कुछ ऐसा मिला है जो शायद बाहर नहीं है, बाहर किसी को पता नहीं है अभी तक। एंड वही चीज़ मुझे हमेशा मेरे रूट्स को कनेक्ट करती रहती है। मेरा ज़्यादातर टाइम इंडस्ट्री मेडिकल्स में, इंडस्ट्रीज में यहाँ जाता था। उसके बाद घर आके इतना एग्जॉस्टेड हो जाता था मैं कि हाँ प्रैक्टिस कैसे करूँ, प्रोग्राम्स कैसे जाऊँ और रिहर्सल की टाइम कैसे दूँ। बट आई मैनेज समहाउ बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट। दिस डांस connected my soul to some kind of ultimate energy that gave me peace. यहीं से सीखकर ये युवा आज नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इन्होंने साबित किया है कि परंपरा और मॉडर्न लाइफ साथ साथ चल सकती हैं। ओडिसी आज भी जिंदा है, आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि इसे थामने वाले हाथ आज के युवाओं के हैं। और जब युवा अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो संस्कृति सिर्फ बचती नहीं, आगे बढ़ती है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।